बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया है, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है तारीखी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और उसकी वेबसाइट पर जो है उसकी पार्टी भी मौजूद है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस फैसले के कानूनी और सियासी क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? बहुत बड़े असरात, लेकिन ये आप समझें कि एक प्रोसेस जो है जी, जो कि पूरे सिस्टम जा रहा है और जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसका ये एक हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्योंकि हुकूमत इशू नहीं है ना, सिस्टम एक इशू है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद खान अब्बासी साहब की बात सुने या मुख्तलिफ लोगों की, तो सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना, या इवन खान साहब की बात भी सुने, या जब इक़्तिदार से बाहर होती हैं ये जमातें, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब इक़्तिदार से बाहर होती हैं, तो सिस्टम कि भाई एक ग्रॉसली रॉन्ग एक सिस्टम है जिसमें एक एलीट कैप्चर है और सिक्योरिटी क्राइसिस है और इकोनॉमी और ये सब। अच्छा, अब आज का जो फैसला है, इस पर जनरल बहुत से लोगों ने बात कर ली, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। एक होता है, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कैस्केड इफेक्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, वो ये होता है कि किसी सिस्टम में कोई एक एक्ट हो जाए, किसी एक सिस्टम में एक एक्ट हो, तो वो एक्ट उसके बाद अनइविटेबल या अनफोर्सीन इवेंट्स उसके नतीजे में चेन रिएक्शन आता है। अच्छा, अब ये इस तरह से समझें जैसे कि ये मौसमियात में भी होता है, ये मेडिसिन में भी होता है, जिसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, एक बीमारी होती है शुरू, फिर दूसरा, तीसरा, मतलब पता चला कि वो मतलब लंग्स इन्वॉल्व थे, लंग्स के बाद देखने गए तो पता किडनीज भी इन्वॉल्व हो गए, मतलब एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जी। अच्छा, ये रिवर्सल में भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये एक नेगेटिव, मतलब एक सिस्टम्स को ख़राब करता चला जाता है। जैसे ग्रिड स्टेशंस भी नहीं होता, एक जगह से स्पार्क हो तो आगे पूरी तारें वारें जल गई। तो अब ये जो है ना, ये एक बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये जहन में रखें, ये गवर्नमेंट के ऊपर चार्जशीट नहीं है, ये चार्जशीट सिस्टम के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर चार्जशीट है ना जी। मतलब इलेक्शन कैसे हुआ, मतलब ये, वरना तो ये आप मुझे बताएं ना कि इसमें तो मतलब ये फैसला भी आ सकता था कि भाई इलेक्शन जो है वो मतलब सीट्स इधर उधर जो भी, ये एक इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, उस अदारे के ऊपर एक चार्जशीट है, कंप्लीट चार्जशीट। उस अदारे का एक काम है और उस अदारे का एक ही काम है, और वो हर 4 या 5 साल के बाद वो अदारा उस काम को करने में नाकाम हो जाता है, और उसके नतीजे में एक हिजान बपा होता है। चाहे वो 2008 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी रेफरेंस दिया था चंद रोज़ पहले भी कि 2008 का इलेक्शन, तो पता चला पहले बता रहे हैं आके अमेरिकन चौधरी शौत को कि जी वो तो मामला तय हो गए। ये जो लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे हमारे अहबाब हैं कि जी 2 पार्टियों का इल्हाक हो गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, वो शायद ये बात भूल जाते हैं। आई रिपीट, और मैं इसको इंडोर्स करूँगा कि सब अपनी हिस्ट्री को ठीक करें। जब ये COD टूट गया था, नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम COD को तोड़ रहे हैं, और ये उस वक्त टूटा था जब बेनज़ीर भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बात चली थी, जो जरदारी साहब जिसको NRO का नाम दिया गया, या बात उस वक्त बहुत बात हुई, वो बातचीत एक मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसके नतीजे में बेनज़ीर साहबा वतन वापस आई, हालांकि उनको सिक्योरिटी खदशात थे, और कराची में उन पर बहुत बड़ा 250 से ज़्यादा शायद उसमें पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो शहीद हुए। और थोड़े दिन पहले जरदारी साहब ने जिक्र भी किया कि वो एक बंदा शायद गाड़ी के नीचे घुस रहा था, और मैं वहाँ मौजूद था, सारा जो वाक़यात हुए। नवाज शरीफ साहब उस वक्त अलग हो गए थे, ठीक है, और इसीलिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था
उसमें जो है वो अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए थे। सईद वजूद्दीन अहमद साहब और जो उस तरफ से वजीउद्दीन अहमद साहब को सपोर्ट हुई थी, उधर से अमीन फ़हीम साहब अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत हो, वो अलग अलग मामलात हुए थे। तो COD का एक मसला उस वक्त खड़ा हो गया था। और फिर नवाज शरीफ साहब बाद में आए थे। नवाज शरीफ साहब को बाद में जो है वो जरदारी साहब ने कहा था कि आप वतन वापस आ जाएं, या पीपल्स पार्टी ने फोर्स किया था कि आप वापस आ जाएं। और लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा लेने में वो उस वक्त भी शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन ये कि ये COD टूट गया था उस वक्त ही। और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, COD का एक नुकता ये भी था कि कोई पार्टी जो है वो MQM से बात नहीं करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें MQM ये कंडीशन रखी गई थी कि MQM से कोई बात नहीं करेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM से इत्तेहाद हुआ था, तो COD ख़त्म हो गया था 2000, मतलब है कि वो एक उसका उसी वक्त जो है ना, जब ये बातचीत वगैरह शुरू हुई थी। तो और उस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते थे सारे आके, मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े शदीद तनकीद करते थे इस बात पे कि जो है वो ये मामलात हो गए हैं और इस तरह से और इस तरह से। बेनज़ीर साहबा कहती थी कि नहीं, ये भी आ जाएंगे पीछे पीछे, मतलब मेरा वापस जाने का इनको फ़ायदा होगा ज़्यादा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बेनज़ीर साहबा कहती थी कि ये भी पीछे पीछे आ जाएंगे क्योंकि वहाँ प्रेशर बिल्ड होगा, तो ये भी तो 12 एनीवे वो हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि उसके बाद 2013 के इलेक्शंस के अंदर वो स्याही गायब हो गई और उसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ। 2018 में RTS बैठ गया। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इस मुल्क को एक साफ़ सुथरा इलेक्शन दे जिसके नतीजे में हिजान ख़त्म हो। और उसके बाद फिर 2024 का इलेक्शन हो गया जिसके अंदर इंटरनेट भी बंद, तो एक्स भी बंद, तो ये भी बंद, तो वो भी बंद, तो सर पैर ही कुछ नहीं। अब इशू ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आके इस मामले को आज एक नया रंग दे दिया। अच्छा, वो नया रंग बड़ा इंटरेस्टिंग है और कैस्केडिंग इफेक्ट है। यानी कैस्केडिंग इफेक्ट से मतलब ये है कि उन्होंने सिस्टम के, यानी इसमें अभी तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या PTI को साइड इलेक्शन के पीछे चार्जशीट हुआ है ना। पहली बात तो ये उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ सबसे, मतलब तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है। अच्छा, अब सियासी जमात है तो उसका एक निशान भी होगा ना, और सियासी जमात है तो फिर उसका इलेक्शन भी ठीक हुआ है। यानी 3-4 फैसले उड़ गए ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक हो गया, उधर से वो तहरीक इंसाफ भी ठीक हो गई। बिल्कुल एक पार्टी की सूरत में अब वो असेंबली में तहरीक इंसाफ होगी, और उधर जो है वो उनका एक ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो निशान भी होगा, उसके बगैर कैसे हो सकता है। तो वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उनको। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उसमें अब ये जो असेंबली बनी, ये अरेंजमेंट हुआ, जो मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, कि कैसे हुआ, इसके भी बहुत सारे पर्दे खुलेंगे आने वाले दिनों में। और बतानी चाहिए पॉलिटिकल सियासी जमातों को, खुद बताना चाहिए सबको कि ये कैसे अरेंजमेंट हो गया। कि अरेंजमेंट का कुछ सर पैर तो है नहीं कि भाई आईनी ओहदे उधर होंगे और ये ऐसे होगा और कैसे होगा। चलें जैसे तैसे अरेंजमेंट चला, लेकिन वो चल नहीं रहा। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि वो फंस गया बीच में जाके। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि तो एक तो ये कि वो अक्सरियत, अब कैस्केडिंग इफेक्ट इसका क्या है। तो 77 के करीब नशिस्तें जो हैं वो शायद डाउटफुल हो गई कौमी असम्बली और उधर की सूबाई, वो जो नंबर्स को अब साइड पे रखे हैं, सिस्टम की बात हो रही है ना। अब उसमें से सेनेटर्स मुंतखब हुए और उनको भी स्पेशल सीट्स के वोट पड़े। अब वो अगर सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए, और हाउस में से प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स आएंगे अब, यानी एक एक करके। जो 40-41 लोग हैं वो शायद आज़ाद हैं, उनके ऊपर छपटने की कोशिश होगी सिंध हाउस टाइप दोबारा, कि वो इधर से उधर हो जाएं, इधर से उधर, ऐसा कुछ होगा जिसके इशारे भी फॉरवर्ड ब्लॉक ये वो। तो ये इसके नतीजे में भी गड़मस मचेगा। ठीक है, जो तहरीक इंसाफ है उसके बाद सीटें ज़्यादा आ जाएंगी तो भी वो हुकूमत तो नहीं बना पाएगी ना। उनके पास अगर वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी वो कौमी असम्बली में, लेकिन उनके पास वो जो मतलूबा सीट्स हैं वो तो नहीं होंगी। इनके पास से 2/3 वो इनके पास से निकल गई। पहले तो मोहल्लक थी, अब वो टोटल निकल गई। ना सिर्फ निकली बल्कि ये वही जफर अली शाह साहब वाला कुछ फैसला है कि वो गए कुछ और लेने के लिए थे कि जी बराए करम एक बेंच बना के हमें वो सीटें वापस की जाएँ। वो पता चला वो तहरीक इंसाफ आ गई, पूरी की पूरी सुन्नी इत्तेहाद
कौंसल चली थी वो साइड पे गई, तहरीक इंसाफ फुल फ्लैश अंदर आ गई वापस, और ये तो पार्टी आ गई। अच्छा, और सबसे बड़ी पार्टी है, अब देखिए ना, सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई। अब उसके लोगों के ऊपर इधर उधर आगे पीछे होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं और बाकी वो समझते हैं कि उसके नतीजे में मज़ीद जो है वो एक ख़राबी पैदा होगी, लोग टूट रहे हैं, फलां हो रहा है, वो एक्सरसाइज होती है नहीं होती मैं नहीं जानता। असल बात यह है कि वो भी सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, अब उसमें 45-47 इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं फैसले में वो ये कि वो इंटरप्रिटेशन गलत की है तो आइन की। अब मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका की करारदाद ज़हन में रखें आप, क्या करारदाद है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये बात मैंने उस दिन कही थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बात हुई, वो बात हुई है इलेक्शन के तरीक़ाकार के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का प्रोग्राम, चाइना, मैं मशरिक़ व मग़रिब शुमाल जुमले इशारों का नाम में बात कहता रहा हूँ। हमारे वज़ीर ख़जाना का वहाँ दौरा कुछ अरसे के लिए, अभी जो उन्होंने जाना था वो बात करने के लिए कोई फाइनेंस के हवाले से, वो आगे चला गया, शायद तीसरे हफ्ते में आ गया। IMF का मुझे नहीं पता डेलीगेशन कब आ रहा है। इशू ये है सारा कि इसकी ओनरशिप किसी ने नहीं ली, इस पूरे अरेंजमेंट की ओनरशिप किसी ने नहीं ली। इसमें वो शख्सियात आके दिफा करती रही इनका, जो कि खुद बुनियादी तौर पे इसको अगर दिफा करना था तो वो नवाज शरीफ साहब ने करना था। नवाज शरीफ साहब खुद आते इसको ओन करते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जाहिर है कि वो मतलब आपको एक्टिव तो बहुत नज़र आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन एक अरेंजमेंट का हिस्सा है ना। वो एक अरेंजमेंट जो है उसमें जरदारी साहब ने वो एक बात कह दी, फिर वजाहतें भी, क्योंकि जरदारी साहब के भी स्टेक्स हैं, एक मतलब एक अरेंजमेंट बना हुआ है ना। सवाल ये है सारा कि 3 इशूज़ पे कंसल्टेशन नहीं हुई। एक इशू जो था वो था मईशत को ठीक करना था। अब मैं माजी का सीगा इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू होंगे, अब इधर उधर आगे पीछे। उसमें हर कुछ मतलब ये नहीं हो रहा कि इसमें जो है वो PTI अपना वजीर आज़म ले आएगी या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो है, नहीं ऐसा कुछ। वो तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो इससे अच्छी खबर ही नहीं होगी कि भाई कोई हुकूमत में आ जाए, और PTI इस वक्त क्यों हुकूमत में आएगी, कुछ भी हो जाए वो हुकूमत में क्यों आएंगे, वो तो नया इलेक्शन डिमांड करेंगे। इशू है कि सिस्टम चार्जशीट हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन चार्जशीट हुआ है। अब इसमें जो है वो तो अगर आप इस पे 45-47 वो फॉर्म, ये चीज़ें वो चीज़ें अभी और सारा IMF के साथ मामला आपने किए हुए हैं, ये पीछे हटेंगे तो नए इशूज़ खड़े हुए। इनको मईशत पे करना 2-4 चीज़ें करनी चाहिए थी। नंबर 1, इनको पहले तो ये कि अवाम के ऊपर अगर ये सारे IMF जाना ज़रूरी था, टैक्स नेट में लाना भी लोगों को ज़रूरी था। इनको एलीट क्लास को ये होता है ना कि हम तो अनटचेबल हैं भाई, हमें कौन हाथ लगा, हम तो पूछने वाला कोई नहीं है, धड़ल्ले हम कराएंगे बजट, ये वो जो बयानात आते रहे, पढ़ा ही नहीं किसी ने, बजट साइन हो रहे हैं। इशू ये है सारा कि इसमें एक तो ये कि सेनेट की सीट्स के ऊपर सवाल उठेगा कि वो उन पे वोट जब डला है तो वो वोट्स क्या उसमें स्पेशल सीट्स भी थी या क्या था, ये उठेगा। और कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा, 45-47 का दबाव बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। PTI उसमें बात करेगी, उस पर जो जमात इस्लामी जो है वो महंगाई, और साथ ही उन्होंने खुशामदीद भी कहा इसको। असद कैसर साहब और मौलाना साहब की बात हुई है। नवाज शरीफ साहब को बाहर आना चाहिए और आके अगर ये सेटअप या ये ऊपर नीचे हो रहा है जो कि हिल रहा है, मतलब तो इररिलेवेंट्स है ना, तो इसको नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल रास्ता दिखाएं। गवर्नमेंट उनकी थी, ये अरेंजमेंट था उनका, और मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है कि जो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर किया रखा गया है। भाई वो बताएं तो सही ना कि हुआ क्या है। भाई नवाज शरीफ साहब को हमें पता चले कि वो जावेद लतीफ़, फिर खामोश हो जाते हैं जावेद लतीफ़ साहब, या उनके और लोग पहले बात करते हैं, फिर उनके लोग हुकूमत का सेटअप बन गए तो वो भी खामोश हो गए। वो पहले बात सही कर रहे थे, हमारे साथ ये हो गए। सब आए एक शख्सियत के जिनको, जो कि साद रफ़ीक साहब हैं। साद रफ़ीक साहब ने अपने आप को अलग करके अवाम से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। वो इस सेटअप का हिस्सा मुस्लिम लीग नून के वो हैं, मगर वो अब अगर उनके जो उनका एक्स पे आता है स्टेटमेंट वो देखें तो वो महंगाई और इसके ऊपर वो बात करते हैं। वो इस अरेंजमेंट से मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये इतने डाउटफुल इलेक्शन थे कि जिससे वो मुतमईन नहीं है कि जाके यार क्या मतलब है कि इसमें बैठ जाए। पता है कि रिजल्ट अजीब आए हुए हैं और चैलेंज हुए हुए हैं, तो मतलब चंद रोज़ के लिए सारा जो है ज़रूर करना है। वो 16 महीने वाला पहले मसला था। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त इसको चार्जशीट अमेरिकन कांग्रेस ने नहीं किया। अमेरिकन कांग्रेस ने छोड़ देना, वो तो अलग रोज़ उनकी तरफ से मामला आते हैं।
ना ये मामला जो है ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का है, ना ये मसला किसी और मुल्क का है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है इस इलेक्शन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चार्जशीट कर दी है पूरे सिस्टम को, इलेक्टोरल सिस्टम को। अब आप उसमें कहते रहेंगे यूं जज ने ऐसे किया था, किसी ने ऐसे किया था, वैसे, वो भाई छोड़ दें, उसके ऊपर तो सब मुत्तफिक है ना कि वो तो एक अक्सरियती फैसला आ गया, वो चार्जशीट हो गया पूरा इलेक्शन। अब मुझे बताएं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, जिसमें ज़बरदस्त आज़ाद मनश और जो लाइव ट्रांसमिशन गई है और एक एक नुक्ते पे बहस हुई है, एक एक नुक्ते को लोगों ने, अवाम ने गौर से सुना है, मुझे ये बताएं कि वो सिस्टम जो चार्जशीट हो गया है, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, छोड़ दें आप, वो तो आनी जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी आ जाती है इक़्तिदार में, फिर नून आएगी, फिर जो है वो मौलाना साहब की पार्टी आएगी, पीटीआई आएगी, ये चलता रहता है पावर गेम। एक सिस्टम, मैं आपसे कह रहा हूँ, सिस्टम चार्जशीट हुआ है, सिस्टम चार्जशीट हुआ है। ऐसा नहीं हो गया लोग डिसीट हो गए, नहीं 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 नहीं, चार्जशीट उन्होंने किसको किया? उन्होंने सिस्टम को चार्जशीट किया। अब इसमें इशू ये है, दो शख्सियात आज उनके लिए एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई है ना। एक तो हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट था, और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये दो अदारों के चीफ्स हैं ना। तो मसला ये है कि एक सिस्टम, अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ तो बात नहीं गई, शहबाज शरीफ साहब की तरफ, लेकिन ये है कि एक सेटअप, एक सिस्टम पूरा। वरना होता ये था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया 45-47 का और हो गया, ये नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट कर दी है इलेक्शन कमीशन को, यानी पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को। अच्छा, अब एक फाइटिंग तो होगी ना, मतलब क्या मुस्लिम लीग नून को सरेंडर नहीं, मुस्लिम लीग नून बचाएगी बचाए कि वो या कुछ करेंगे या डिसॉल्व करेंगे या रहेंगे, कैसे होगा? पीपल्स पार्टी की अपनी थिंकिंग होगी कि भाई एक मिनट ज़रा, अभी तक तो हम आईनी ओहदों पे हैं, इनकी हुकूमत है, तो ये ज़रदारी साहब समझते हैं मामलात को, आपका ख्याल से ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं समझती कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब या बाकी लोग नहीं समझते कि मामलात कैसे हैं? तो उन्होंने देखी हैं हुकूमतें, वो रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वो समझते हैं मामलात ये कि एक ऐसे सेटअप में हैं जिस सेटअप की यानी बस वो मैंने कल भी बात की थी ना कि एक बग़ैर सर के एक धड़ खड़ा हुआ है। अब वो उस मुझे बताएं दुनिया में कौन सा मुल्क उसको एंगेज करेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रख के आइन की खिलाफ वर्जी की है, और पीटीआई कह रही है आर्टिकल 6 लगाया जाए। लगता नहीं लगता छोड़ दें, मगर आप ये देखें कि इलेक्शन को, यानी इस इलेक्शन की पूरी हैयत ही चेंज हो गई ना, कि भाई सबसे बड़ी पार्टी को आपने बाहर रखा है, वो कह रहे हैं जी हमने तो नहीं रखा। तो पूरी उस अरेंजमेंट की क्या, कौन बात करेगा? कौन सरमायाकारी आगे पीछे दाएं बाएं, ये मतलब है कि हमारे वजीर ख़जाना साहब या वजीर खारजा, एक मतलब एक आपकी एक सिस्टम की स्ट्रेंथ जो मैंने कहा ना हमेशा रही है, इससे पहले रही है। इलेक्शंस पे सवालिया निशान उठते रहे हैं, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की देखें ना, 2013 की पार्लियामेंट, मुजाहरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये धरना हुआ, उनकी एक नहीं, और जो बातें भी आई बाद में कि उनसे कहा गया कि जब नहीं, एक अथॉरिटी पे खड़े हैं ना, कि नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ आ गई। छोटे मोटे इख्तलाफ थे इत्तेज़ाज़ हसन साहब की और चौधरी साहब की स्पीचेस सुने, खुर्शीद शाह साहब की, लेकिन उस एक मॉरल अथॉरिटी थी ना ज़बरदस्त। अब वो मॉरल अथॉरिटी गायब है ना, 45-47 भी यार रिटायर्ड जज यार हाजिर सर्विस ना लगे, मतलब वो गड़बड़ है ना। वरना तो आप देखेंगे यार इसको ऐसी तैसी फेरें, जो है कहीं पीटीआई हारी है, कहीं पीटीआई जीती है, जो जीता है हम बिल्कुल ओपन अप कौन है इसको। अब जब ये सूरत हाल बन जाए कि नहीं जी वो ट्रिब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जज होंगे, मौजूदा जज क्यों नहीं होंगे, मतलब ये गटर पटर चलना शुरू हो जाए, तो मतलब वो अजीब वो पॉलिटिकल जो या तो होना कि जो सीनियर क़यादत है ना, सीनियर क़यादत, यानी चाहे वो पीटीआई की हो या वो किसी जो अकाबरीन है हमारे, वो उनको ये होता है वो स्कूल कॉलेजों में ना ये इस लेवल पे होता है कि यार एक मिनट ठहरे, मैंने मिसाल दी आपको, सादिर रशीद साहब की मिसाल दी आपको। इसी तरह से अच्छा सेनेट का इलेक्शन डाउटफुल होता है क्योंकि सेनेट वहाँ से मतलब मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट है। फिर बजट अनाउंस कर दिया आपने, फिर आपने बजट अनाउंस करके आईएमएफ के साथ आपने जाना, आईएमएफ उधर कहेगी भाईजान एक मिनट ठहर जाए, ये तो चार्जशीट हुआ पूरा सिस्टम।
बाय द टाइम वो आएंगे, ये अल्लाह करे इससे ये रियासत निकले और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैस्केडिंग इफेक्ट, और ये मैं बार बार ये बात कह रहा था कई दिनों से कि सिस्टम जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा हुकूमत, और ये अरेंजमेंट क्योंकि फितरी नहीं है, और इस पर डाउटफुल सवालिया निशान उठे हुए हैं। भाई मुझे तो नहीं पता, ये तो उसका एक हिस्सा है। मैंने आज भी आपसे कहा ना, एक हिस्सा है अब वो भी अक्सरियत में नहीं है, वो भी अक्सरियत है उनकी, वो अक्सरियत में, वो हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी नहीं, वो मतलब है कि वो क्यों जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ, वो हुकूमत क्यों लेंगे? भाई क्या पीटीआई इस वक्त हुकूमत संभालेगी? इन हालात में IMF के साथ आपने बात करनी है, कीमतों की आपने कमिटमेंट कर ली है, आपने मतलब ये अज़रबैजान के वज़ीर आज़म सदर आए हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ी क्या कहना ज़िंदगी दे और हमारी दोस्ती उनके साथ ज़बरदस्त हो। लेकिन बात ये है कि असल इश्यूज़ दूसरे हैं आपके, जो आपके ब्लॉक्स के इश्यूज़ हैं, ब्रिक्स के इश्यूज़ हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। मैं फिर गुजारिश करूँगा नवाज शरीफ साहब से कि नवाज शरीफ साहब पहल करें इसमें, और नवाज शरीफ साहब आगे आके इसको पूरे इस केओस को संभालें। और ये कोई ऐसा केओस नहीं है, नीचे तो केओस आवाम के लिए तो पता नहीं क्या रौला है ना, अभी तो आटा और बिजली के बिल और वो तो सभी मुसीबतें आनी है अभी। ये जो पॉलिटिकल केओस है इसको संभालें। या एक वो APC किधर गई? ओ भाई मतलब देखें, ये जो होती है ना कि इस तरह की गिमिक्स, या मतलब एक APC प्रॉपर सियासी करें, उसमें ये अज़्म इस्तेकाम को भी डिस्कस करें, जिसके बारे में क्लैरिटी आ गई कि ऑपरेशन उसका एक हिस्सा है, बाकी हिस्से में आपने सोसाइटी को लेकर चलना है, पूरे माशरे को लेकर चलना है। तो आप सोसाइटी अगर साथ नहीं होती तो कहीं ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, ये ज़हन में रखें। ये वो बात है जो बात लॉर्ड ऑस्टन ने की है कि इराक से मैंने क्या सीखा है, गुरिल्ला वॉरफेयर में लाजिम होता है कि इलाके की आबादी आपके साथ हो, वो सपोर्ट कर रही हो आपको। उनके ये जो हुआ था ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था, तो लोग तय कर चुके थे इस बात को, और अभी भी लोगों का दिमाग बिल्कुल साफ है इसमें कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में, वो जो एक बात गुड तालिबान था, वो नहीं, अब तो उनकी तालिबान की एक हुकूमत है, तो वो मैं गुड और बैड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, अमेरिकन टर्म थी। लेकिन जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है, दैट्स इट, ठीक है। और लेकिन वो उसका एक हिस्सा है, पूरी सोसाइटी आपका साथ देती है उसमें, कि भाई एक बच्चा होता है छोटा सा, वो भी समझ रहा होता है कि ये दहशतगर्द है, ये नज़र रखता है चीज़ों पे, उलमा का रोल होता है, नौजवानों का रोल होता है, सियासी जमातों का होता है, गैर सियासी शख्सियात का होता है, जो आपके सिविल सोसाइटी। तो बात सारी ये कि नवाज शरीफ साहब को आ गया कि क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कैस्केडिंग इफेक्ट, अब ये डे टू डे क्राइसिस में जाएगा, और क्राइसिस में जाएगा, और उसके नतीजे में चूँकि पैनिक बात आएगी। अब रिव्यू, ओ भाई रिव्यू में 13 जज, मतलब है कि छुट्टियों पर जा रही है सुप्रीम कोर्ट, छुट्टियों से मुराद ये कि जज साहिबान अपने अपने बेंचेस पे होंगे। तो बात ये सारी कि वो अब इनको देखना है, और ये देखना है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब इस मामले को निकालते हैं। शहबाज शरीफ साहब शायद ना निकाल पाएँ, नवाज शरीफ साहब निकालें या जरदारी साहब निकालें, क्योंकि इन तमाम जो शख्सियात हैं उनको ये दो लोग बिठा सकते हैं। तो उनसे रब्ता करें और देखें भाई ये पॉलिटिकल केओस हमने कैसे ख़त्म करना है। और वो सिनेरियो आपको पता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया की नज़र थी, बड़े पुरएतमाद थे प्रेसिडेंट बाइडन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेटो ख़त्म हुआ है ना 3 रोज़ा इजलास, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे उसमें, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दबंग किस्म की उन्होंने स्पीच की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले जो उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, मैं 2 मिनट लेके फिर इस पर, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उसमें जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने बुलाना था, बुला के इंट्रोड्यूस करवाना था, तो उन्होंने प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कह दिया मिस्टर प्यूटिन। कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मिस्टर प्यूटिन। और थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने अपनी नायब सदर की तारीफ़ की और कहा कि मेरी जो नायब सदर हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कैमला हैरिस की तारीफ़ कर रहे थे वो, तो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, उनके मुंह से तो जो स्लिप हो गया। फिर एक रौला पड़ा हुआ है वहाँ पे अमेरिका में। तो फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और मैं उस पर गज़ा पे भी आता हूँ कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन 2 बातें ऐसी हुई कि एक तो ज़ेलेंस्की को प्यूटिन कह दिया, फिर उन्होंने कहा कि हम उसको साथ मिलकर मारेंगे। लेकिन जो कैमिला हैरिस को उन्होंने कह दिया कि मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको उन्होंने वापस नहीं, उन्होंने कहा मैं बड़ी ज़बरदस्त है वो, तभी तो मैंने बनाया था इनको अपना वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये कि जब तक पोल्स मेरे अगेंस्ट
नहीं जाएंगे उस वक्त तक मैं हिस्सा लूँगा। ये भी अहल हैं वैसे, और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप। अब इसके ऊपर ओबामा, साबिक सदर ओबामा और नैन्सी पेलोसी की आपस में गपशप चल रही है, और मज़ीद डेमोक्रेट्स अब खड़े होने शुरू हो गए हैं कि भाई इसको क्या किया जाए। ये मसला जो है, फॉरेन पॉलिसी पे उनकी बहुत बड़ी दबंग थी, उन्होंने बिल्कुल चाइना के ऊपर बात की, बाकी इसराइल के ऊपर भी बात की, वक्फा न्यूज़ के बाद बात की, मगर आप सोचिए ज़ेलेंस्की को कह दिया पुतिन, और अपनी वाइस प्रेसिडेंट को कह दिया ट्रंप, माय वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप। अब वो कैमला हैरिस देख रही है कि एक मिनट है जाए, वो एक सुनहरे बालों वाला शख्स वहाँ पे फ्लोरिडा में बीच के ऊपर, वो जिसकी मुलाकात हंगरी के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, वो बैठा हुआ वहाँ पे एंजॉय कर रहा है। एक मिनट ठहर जाओ, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, अच्छा मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। तो ये रौला रप्पा पड़ा हुआ है आलमी लेवल पे भी। आपसे वक्फा न्यूज़ के बाद बात करते हैं कि गज़ा में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि इस फैसले के आने वाले दिनों में मजीद नताइज होंगे और सिलसिला भी चलेगा। ये अंडे बच्चे देगा ना, अपने कैस्केड इफेक्ट होगा ना इसका जी। इसमें। तो देखें अभी तफसीली फैसला आएगा, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर ही जो 17 पेजेस का है, तो उसने शॉर्ट ऑर्डर ने ही जो है वो एक चार्जशीट कर दिया ना। अभी जब इसका तफसीली फैसला आएगा, आप तसव्वुर करें कि तमाम जज साहिबान ने इसमें क्या लिखा, क्या मंसूर अली शाह साहब या तरमीनुल्लाह साहब या बाकी जो जज साहिबान हैं, सबके नाम मैं नहीं ले रहा, उनके जो तफसीली जब फैसला आएगा तो डिटेल जजमेंट क्या होगी, आप ज़रा तसव्वुर करें। और उस डिटेल जजमेंट के नतीजे में जब इलेक्शन का एक प्रोसेस ही पूरा उसको ही चार्जशीट किया है, अभी हुकूमत में नहीं बात आई या अरेंजमेंट पे नहीं बात आई, ये मैं आई रिपीट कि इनके ऊपर अभी कोई बात नहीं आई है। जितनी सीटें हैं, इधर हैं, उधर हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये इधर वो फॉरवर्ड ब्लॉक फलाना, इधर नहीं है, उधर नहीं, वो क्या होगा। ऊपर से एक चीज़ इंडोर्स हो गई है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो उस पर सवालिया निशान उठ गए। यानी अभी नीचे जो भी होता रहे, इधर भी अक्सरियत हुकूमत नहीं बना सकती, कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, ठीक है ना। हुकूमत तो कोई पार्टी बना ही नहीं सकती, ये भी। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट कैसे बन गया, फिर ये एक सवाल है ना। तो वो सवाल अब उसमें जो है वो आगे आने वाले दिनों में आपने मईशत की तरफ आगे जाना है, तो ये भी चलेगा मामला। और मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का, ये खुद मियाँ साहब ही इस रात से पर्दा उठाएं तो उठाएं, अब तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई आखिर ये सारा का सारा मुल्क की मईशत, ये लॉ एंड ऑर्डर तो खैर मुशर्रफ भी साहब देख रहे हैं, लेकिन जो मुल्क की मईशत है और जो बाकी इश्यूज़ हैं सारे, जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं और जो कानून के मसले हैं, जो मतलब जो बयानिया तो खैर कोई बना ही नहीं, जो बाकी इश्यूज़ हैं उसमें तो इत्तेहादी है ना साथ। तो वो कैसे कंडीशन, क्या कंडीशंस थी जिस पे ये मामला तय हुआ कि ये अरेंजमेंट खड़ा हुआ, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। और उसमें अभी आने वाले दिनों में मुजाहरे, और देखिए बिल लोगों के ऊपर, अचानक बिजली का बिल बढ़ गया, ये बढ़ गया, FBR कुछ कह रही है, वो हंगामा, मतलब है कि इसमें आप देखें कि कुदरती ये क्लाइमेट का कितना बड़ा इशू पूरे मुल्क में खड़ा है इस वक्त, कि कहीं पे अचानक खबर आती है कि वो गाड़ी जा रही थी और वो बारिश शुरू हो गई, और उसके ये सारे इशू चल रहे हैं। तो ये अभी तो नहीं, लेकिन ये है कि इसका कैस्केड इफेक्ट इसका होगा। अब वो कैसे आगे जाती हैं चीज़ें, लेकिन एक पूरे इलेक्टोरल सिस्टम एक चार्जशीट होगी। और मेरा ख्याल है कि अब जब भी इलेक्शन होगा इस मुल्क में, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे ये मुद्दत करे पूरी करे अपने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमेशा, और ये बड़ा ज़रूरी था, हर दफ़ा एक दफ़ा आप सोचें इंक आती है, एक दफ़ा वो RTS लगता है, एक दफ़ा इंटरनेट बैठ जाता है, वो भाई अरबों रुपये लोगों को ज़ाया, अरबों रुपया। जो वही हाल है जो करप्शन के ऊपर नैब का मामला है कि भाई नैब ने कितना रिकवर करवाया, कर्जे कितने लिए लोगों ने इस मुल्क में जो माफ़ करवाए, मतलब कुछ पता तो चले ना। ये जो कर्जे ले रहे हैं बाहर से, तो ये तो अब पब्लिक दे रही है, वो जी हमने कर्जा देना है वापस, इसलिए सूद का हम पैसा अवाम पे डाल, अवाम ने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, फ्लाट है, उनको पता भी नहीं लोगों को कि क्या मुसीबत में डाल दिया उनको। और अल्लाह ताला वही तरक्याती मनसूबों में आखिरी वक्त तक लगे, तो लोग चीख चीख के थक गए कि उसको तो कम करें, नहीं कम हुआ। अब मसला ये है कि अभी देखते हैं कि इसमें जाने तारा सिक्योरिटी बहुत प्रायोरिटी का इशू है हमारा, ठीक है। ये रीजनल हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए अंदरूनी केओस से। और फिर उसके बाद जो है वो ये कि सोशल अनरेस्ट नहीं फैलना चाहिए, जो कि अभी महंगाई और उसके नतीजे में बाहर सूरत नज़र, उसके अलामात नज़र आनी शुरू हो गई।
अच्छा, अब ये जो दो तीन बातें उन्होंने की, एक तो चाइना का उन्होंने जिक्र किया, नेटो समिट खत्म हुई, लेकिन इसी दौरान जो मैंने आपसे बात की ना कि विक्टर ऑर्बन जो है वो ट्रम्प से मिलने पहुंच गए और ट्रम्प से उनकी ज़बरदस्त मुलाकात हुई और ट्रम्प को उन्होंने कहा कि ये अमन का ये पुजारी है ट्रम्प मैन ऑफ पीस। और साथ ही विक्टर ऑर्बन ने कहा कि ये जो है ये पहले भी अमन के लिए कोशिश करता रहा, अब दोबारा चंद दिनों में जब आ जाएगा तो ये अमन के लिए कोशिश करेगा। और मैं वो पीस प्रोसेस जो प्यूटिन से और शी जिनपिंग से डिस्कस करके आया हूँ, आने वाले अमरीकी सदर से डिस्कस करने पर आया हूँ। जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू थी वो बड़ी कंपोज थी, बहुत कंपोज थी। उन्होंने चाइना के ऊपर बात की, उन्होंने जो है इसके ऊपर बात की, रशिया के ऊपर बात की, सारे दोनों की तरफ से रिबटल आए। वो पहले उनकी स्टेटमेंट में चाइना के ऊपर उन्होंने एशियन नेटो और ये सारा मामला, तो चाइना उसके ऊपर अपना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ प्रोग्रेस तेज़ी से हो रही है, यानी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है इस पे ये जो जाहिरियत के ख़ात्मे पे। अब आज ये हुआ कि राइटर्स ने एक ख़बर सुबह दे दी और राइटर्स की जो ख़बर थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो ठीक थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो ये थी कि भाई ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान एक आप समझें कि बफर जोन बना हुआ था, कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो है अगर वहाँ से इसराइल की फ़ौज निकलती है तो इसराइल की नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ही कहा था कि भाई हम वहाँ से नहीं निकलेंगे क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि यहाँ उसके बाद जो है मिस्र, क्योंकि उसमें सुरंगें हैं, टनल्स बनी हुई हैं और उसमें सामान वगैरह जाता है और ये सारा, तो असला भी चला जाता है कभी। बहरहाल ये कुछ सुरंगों का है एक सिलसिला सारा, वो बंद भी हुई है पहले, लेकिन वो बहरहाल वो खाने पीने का सामान लोग वो होते हैं ना कि हमें पानी भिजवा दो, उसमें असला भी चला जाता है सारा, वो मतलब है कि वो खाना पीना वो अभी तो ब्लॉक हैं लेकिन सुरंगें एक ज़माने में बनी हुई थी। अब इसराइल ने कहा कि अगर हम यहाँ से हटते हैं और ये जंगबंदी शुरू होती है तो फिर यहाँ से अच्छा उसके ऊपर वो बिल्कुल इजिप्ट का सख्त पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप यहाँ पे रहें, आपको यहाँ से हटना होगा, वरना वो तो थ्रेट कर रहे थे कि हम वो पीस जो एग्रीमेंट है उसे ख़त्म कर देंगे। तो रॉयटर्स ने ये जो 6 स्लाइड है उन्होंने ये कहा कि भाई ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव थी रॉयटर्स की, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक बात ये चल रही है कि जो वहाँ पर उस जगह पर एक सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया जाए, बजाय इसकी कोई फ़ौज हो, किसी फ़ौज की प्रेजेंस की बजाय वहाँ पे एक सर्वेलेंस सिस्टम हो और वो सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो एक बिल्कुल जदीद इलेक्ट्रॉनिक हाई टेक सिस्टम हो जो कि मॉनिटर करता रहे और फ़ौज ना हो वहाँ पे कोई भी। अच्छा, इसकी पहले तो सख्त तरदीद हुई नेतन्याहू की ऑफिस से, सख्त तरदीद हुई कि उसको फेक न्यूज़ राइटर्स ने कहा कि हम अपनी खबर पे कायम हैं, ये जो टॉक्स चल रही हैं कायरो में और कायरो में और दोहा में, इसमें एक अहम नुकता ये है इस वक्त कि काफ़ी मामला तो तय हो गए हैं, लेकिन एक मामला ये भी है कि यहाँ पर ये जगह जो है यहाँ पर इसराइल यहाँ घुसा हुआ है बीच में, तो वो निकलता है तो उसके ऊपर अमेरिका ने कहा है कि भाई हम यहाँ पे आपको एक सर्वेलेंस सिस्टम लगा के दे देंगे, ठीक है, यहाँ किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उस पर इसराइल शायद मान भी गया था, लेकिन वो खबर आ गई चूँकि तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ सख्त रिबटल आए। थोड़ी देर पहले इजिप्ट ने भी उसकी तरदीद कर दी है सख्ती के साथ। लेकिन ये छोटे मोटे मामला चल भी रहे हैं, जाहिरियत भी हो रही है और शहादतें भी हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन ये मामला आगे बढ़ रहे हैं और इसका जिक्र जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि लोग वहाँ जितने भी मौजूद हैं, देखिए जो यूक्रेन की जो जंग है ना उसने तो वो ख़त्म हो जाएगी। यूरोप ने अपने आप को अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि फ्रांस में कैसे गवर्नमेंट बनती है, बाकी यूरोप में मजबूत लोग हैं ना, उनकी इकॉनमीज वो खड़े मतलब जैसे तैसे करके वो संभाल। ये जो गज़ा वाला इशू है ना, मतलब वहाँ पर जंग हुई है, वहाँ पर भी कभी बच्चों का स्कूल, ये जो मॉस्को और यूक्रेन और इसमें लोग मतलब डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, इसमें वॉर क्राइम्स भी हुए हैं डेफिनेटली इसमें बहुत। लेकिन जो यहाँ हुआ है, जो गज़ा में हुआ है और जो उसको सब अब डर सब रहे हैं कि भाई जब इसे खोलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, कितनी कब्रें एक जगह पे देखें ना, वो इज्तिमाई कब्रें बच्चों की और औरतों की और आदमी, उसमें इज्तिमाई कब्रें, अस्पताल, ये मीडिया भी नहीं है पूरी। और इसमें जो कमाल है जो मैं सल्यूट करता हूँ, यानी मुस्लिम ममालिक ने तो जो रोल प्ले किया सो किया, जो नॉन मुस्लिम्स का रोल था इसमें
देखें, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस, चाहे यूरोपीय यूनियन, चाहे उनके डॉक्टर्स हों, कभी वहाँ से नॉर्वे से आवाज़ आ रही है, कभी जर्मनी से आवाज़ आ रही है, कभी अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं हमें एड के लिए अंदर जाने दी है। जैसे सेवंथ जो उनकी यूएस एड की हैं, सेवंथ पावर जो गालिबन का नाम है, तो वो आ रही हैं अब इसराइल। तो इमदाद का काम भी अब नेतन्याहू आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपसे कहा था कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनकी तैयार हो चुकी है, वो लड़ने के काबिल बिल्कुल नहीं है। हिजबुल्लाह ने बिल्कुल, उनका ये है कि ये मामला तय हो जाए हमास के साथ, तो फिर देखें इस वक्त क्या सिचुएशन है। प्रायोरिटी है फ़लस्तीनियों का तो कत्लेआम, लेकिन उसके साथ ही इसराइल घुसा हुआ है ना, दाएं बाएं भी तो घुसा हुआ है। तो मसला ये है कि वो जो, अच्छा ये तो यहाँ तो अभी रफा में तो अभी घुस गया, ये जो फिलडेल्फिया कॉरिडोर में, लेकिन वो साथ ऊपर भी तो घुसा हुआ है ना, वो जो वहाँ पर भी तो मसला है बहुत बड़ा, जो कि इशू है लेबनान का। और फिर साथ ही सेटलमेंट्स को क्या करना है भाई। अगर वेस्ट बैंक पे आप वेस्ट बैंक और इसको जो गज़ा है वहाँ पर एक गवर्नमेंट एक सेटअप आता है, और उसकी बात भी हो गई, कल भी बात हुई थी, आज भी हुई है कि एक सेटअप के ऊपर वो नाम भी चल रहे हैं सारे, और वो जाहिर है कि उसमें कैदियों की रिहाई और वो हो रही बात आगे जा रही है। लेकिन इस इशू ये है सारा कि उसमें जो वो सेटलर्स का क्या करना है, वो जो पक्की वहाँ पे ज़मीनें बना के गाड़ के बैठ गए हैं, तो फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे। और फ़लस्तीनी रियासत को, ये फ़लस्तीनी रियासत जो है, जब इंशाल्लाह आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होगी इतनी आसानी से, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन जो भी हों, क्योंकि ये वो रियासत होगी जिसके पास ऑयल एंड गैस भी अपनी है, जिसके पास समंदर भी अपने हैं, जिसके पास एक ज़बरदस्त कौम है, यरूशलेम है। देखिए ना, मतलब बात यह है कि, और वो प्रॉपर लड़के, मतलब जो है ना, वो उन्होंने छीनी है अपनी आज़ादी। तो आप उसमें जो भी करें आप हमास के लोगों के साथ ही जो भी, मगर उन्होंने एक यहाँ तक तो लेकर आ गए ना। इशू ये है सारा कि तो लोग कुछ ज़रा डरे घबराए भी हुए, एक मिनट ठहर जाओ यार, आगे पानी का मुआहदा हमें फ़लस्तीनियों से करना है जिनको हम अपने आने की जगह नहीं देते थे मतलब है कि जिनको, मतलब हम लिव कभी, किसी ने तो इतने सालों तक तो कहीं वो मुहाजिर कैंपों में रहे हैं ना। तो लेबनान में भी मैं साबरा और शतीला के कैंपों में गया हूँ, उनका अच्छा हाल नहीं था। और मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पर मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मतलब इतनी थोड़ी सी जगह, मतलब एक, जैसे एक घर का दरवाज़ा खोलें ना, एक गली में जाएं तो एक गली का दरवाज़ा खोलें तो दूसरी गली जो सामने वाला दरवाज़ा है उसके साथ दरवाज़ा टकरा जाएगा। इतने से कैंप्स, इतनी छोटी जगहों पे कैंप हैं जो शायद 20,000 लोगों के लिए बने होंगे, वहाँ को 1 लाख बंदा रहता है स्लम्स। और वहाँ से बाहर निकलने के लिए, मतलब सिर्फ वो कैंप है, उस कैंप से बाहर निकलने के लिए आपको परमिशन चाहिए या आपको रिश्वत खिलानी है, क्योंकि उनके पास ना कोई पेपर है ना, मतलब ये वो महाजिर वाला पेपर है, वो जॉब करने जाएं कहीं तो। और इसीलिए फिर ये हुआ था कि जब सीरिया में अटैक्स हुए मुख्तलिफ जो रेफ्यूजी कैंप्स वहाँ फ़लस्तीनियों के, तो वो इधर आ गए, तो जो रिश्तेदार थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए कि ये क्या मुसीबत है, तो उस कैंप पे थे, ये भी सारे इधर आ रहे हैं। तो मसला एक बहुत बड़ी क़यामत है जो 1948 के बाद से बपा हुई है इस खित्ते में। तो वो अब जब रिवर्स होने जाएगी तो उसकी वो इतना आसान नहीं है, उसका रिवर्सल जो है। लेकिन ये बात तय हो गई कि सारे अरब ममालिक, सारी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका और पाकिस्तान और क्या पूरी दुनिया अब जनाब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि 2 रियासती हल ही इसका, ये कुछ इशूज़ हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना है। जैसे कश्मीर इशू है, अब आप उसको मतलब किसी करारदाद के तहत करें, बातचीत के तहत करें, 2 पार्टीज बैठें, 4 बैठें, जो इशू रिजॉल्व करना है आपने कश्मीर का, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे चाइना इंडिया इशू है, अब आपने कहीं उसको रिजॉल्व करना है ना, कि लोग मर रहे हैं लाखों, तो ऐसे नहीं होता भाई। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का तो अपना छोड़ देना, पब्लिक लोग हैं ना। तो आपने इन इश्यूज को, फ़लस्तीनियों का भी इशू रिजॉल्व करना है। और ये जहाँ जहाँ पर ये जो पुराने जो कॉलोनी बना के छोड़ के गए हैं, ये उन्हीं का छोड़ा हुआ गंद है ना, तो कि वो मतलब एक तनाज़ा खड़ा कर गए, ठीक है ना। ये जनाब चाइना इंडिया का यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा, कश्मीर जो ऐसे होगा, ये यूँ होगा, उन्होंने करारदादे, दुनिया चीख रही है भाई ये क्या करें। तो ये इश्यूज आपने रिजॉल्व करने ही करने हैं दुनिया ने आगे जाने के लिए, वरना ये मुस्तकिल जुल्म का, बर्बरियत का वहाँ के लोगों के अंदर। तो इसीलिए अब वो तारीख़ी लम्हा है जहाँ पे 2 रियासती हल इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा, और बाकी तनाज़ात भी हल होंगे, चाहे वो सूडान में हो रहा हो, चाहे वो बाकी जगहों पे जो कहीं पानी के इशूज़ पे लड़ाई हो रही है, कहीं देखें
ये ज़मीन वाली बात हम एक दफ़ा सुनते थे ना, तो वो हकीकतन ऐसे हो रहा है। कहीं पे वो जनाब जो है वो इथोपिया की लड़ाई हो रही है, तनाज़ा खड़ा हुआ है इजिप्ट के साथ, लेकिन फिर चाइना बीच में आ गया। यहाँ पर भी चाइना और रशिया दरमियान में कूदे हैं खामोशी के साथ। उन्होंने दोस्तियाँ करवाई हैं मुल्कों की, तो आप देखें ना कि ये सिलसिला पूरा एक जगह पे कहीं पहुँच जाए। और चाइना और रशिया पीछे रह के उन्होंने जो है वो, और भी ये बड़ा ज़रूरी है कि ये होती जी आपकी जो शिपिंग लेन्स खुले, मतलब सारे मामलात को इसमें ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत टाइम पर आ गई है। और अब भी अगर हम जल्दी इसको रिजॉल्व, जितनी जल्दी रिजॉल्व करें ना मुल्क के अंदरूनी पॉलिटिकल, तो हम ये जो बाहर हो रहे हैं ना मामलात, ब्रिक्स के ऊपर एक क्लियर पॉलिसी हमारी बने, एससीओ में हमारा रोल बनता है, मतलब रीजन में, दुनिया में, डिजिटल करेंसी, यूथ जो मैं रोज़ कहता हूँ कि यूथ जो है जो आज आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ये चंद सालों के बाद बर्डन होगी आपके ऊपर, ये बर्डन होगी कि भाई तो आपने आगे जाना है ना, तो इनसे निकले, इन चीज़ों से, एलीट क्या ये फलाना उसका निकले, जान छुड़ाएं, मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला मुल्क। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।